नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये समास प्रकरण हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण होने के साथ साथ बहुत ही विवादास्पद प्रकरण भी है। ये महत्वपूर्ण प्रकरण इसलिए है क्योंकि समास से हर परीक्षा में 2 प्रश्न कम से कम ज़रूर आते हैं और ये विवादास्पद इसलिए है क्योंकि समास प्रकरण में जो भी सामासिक शब्द दिया जाता है उस सामासिक पद में या शब्द में एक से ज़्यादा समास होते हैं। इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि इसमें कौन सा हम विकल्प उत्तर में करें, कौन सा उत्तर हम सही मानें, क्योंकि एक ही पद में एक से ज़्यादा अगर समास रहेंगे तो बच्चों के सामने कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसलिए समास का प्रकरण हिंदी का बहुत ही विवादास्पद प्रकरण भी माना जाता है। आज हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि समास प्रकरण से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न बच्चों के बीच में रहता है, इनको पढ़ने के दौरान वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। आइए समास प्रकरण पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये समास प्रकरण जो है ये हिंदी भाषा की एक समाहार शक्ति है, उसको लेकर के बनाया गया है। जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया था कि हिंदी में मूल या रूढ़ शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हिंदी के शब्दों का या शब्दकोश बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने का कारण क्या है। हिंदी के 4 तरीके या 4 प्रक्रिया ऐसी हैं व्याकरण की जिनसे हिंदी में नए नए शब्दों का निर्माण होता है, जिनमें पहले संधि, दूसरा समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। ये 4 तरीके हैं जिनसे हिंदी में नए नए शब्द बनाए जाते हैं, यानी कि इनसे बनने वाले शब्द कैसे होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। संधि की प्रक्रिया से बनते हैं, समास की प्रक्रिया से बनते हैं, उपसर्ग की प्रक्रिया से बनते हैं और प्रत्यय की प्रक्रिया से बनते हैं। तो उसमें समास भी एक प्रकरण है, एक प्रक्रिया है जिससे नए शब्दों का निर्माण होता है। अब देखिए, इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो सामान्य से इसकी परिभाषा का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से समास के बारे में कौन सा विकल्प गलत है या कौन सा विकल्प सही है, इस तरह का एक प्रश्न आता है। तो इसमें समास की बेसिक जानकारी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे पूछ लेगा वो कि समास में 2 वर्ण मिलकर के नया शब्द बनाते हैं, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, समास में 2 शब्द मिलकर के नया शब्द बनाते हैं, दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और तीसरा विकल्प हो गया कि समास में संधि और संयोग दोनों हो सकते हैं। अगर इस तरह के 4 विकल्प हमारे सामने आएंगे तो हम इनको उत्तर सही जब ही कर पाएंगे जब हमें समास का सही पता हो कि समास होता क्या है। इसमें मैंने प्रारंभ के जो 2 विकल्प बोले, पहले के विकल्प में मैंने बोला कि समास में 2 वर्ण पास पास आते हैं या 2 वर्णों के संयोग से नए शब्द का निर्माण होता है। नहीं, क्योंकि वर्णों का संयोग होता है संधि में, वर्ण पास पास आते हैं और उनमें विकार उत्पन्न होता है, तो वो संधि की प्रक्रिया है, ना कि समास की। हालांकि संधि वाली प्रक्रिया समास का भी एक हिस्सा है, लेकिन समास की जो परिभाषा है उसमें मूल रूप से 2 शब्दों के पास पास आने के फलस्वरूप बनने वाला नया शब्द सामासिक पद कहलाता है। इसलिए इसमें पहला वाला विकल्प गलत माना जाएगा, बाकी तीनों सही है, क्योंकि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। तो आज हम जिस समास को पढ़ने जा रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो देखो यहीं से इसकी परिभाषा से ही एक सवाल आ गया। कई बार समास का विलोम शब्द भी वो परीक्षा में पूछ लेते हैं सीधे सीधे कि समास का विलोम क्या होगा। 4 शब्द वो देता है, एक देता है विग्रह। अच्छा, सवाल क्या पूछ रहा है, समास का विलोम। ठीक है, पहला विकल्प हो गया विग्रह, दूसरा हो गया विच्छेद, तीसरा विकल्प हो गया व्यास और चौथा विकल्प हो गया इनमें से कोई नहीं।
अब हम क्योंकि समास जब पढ़ते हैं तो समास में समास विग्रह भी पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो सामासिक पद होता है और सामासिक पद को जब उसके विभक्ति चिन्हों के साथ पूरा लिखा जाता है तो उसको समास विग्रह बोला जाता है। तो बच्चे सोचते हैं कि समास का विलोम शायद विग्रह ही होगा, इसलिए वो इसको सही कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये समास का विलोम ना होकर के ये विग्रह का मतलब होता है विस्तार, लेकिन विग्रह का मतलब समास का जो सही विलोम बताया जाता है वो है व्यास। इसका मतलब होता है कि फैला करके लिखना, विस्तार से लिखना, ठीक है। लेकिन संधि का अगर वो विलोम पूछे, संधि का विलोम क्या होगा, तब संधि के विलोम में हम लिख सकते हैं कि इसका विलोम संधि का विग्रह भी हो सकता है और विच्छेद भी हो सकता है, ये दोनों ही सही है। अगर लेकिन दोनों में से कोई एक विकल्प पूछता है तो आप विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो समास के विलोम से भी सीधा का सीधा प्रश्न आ जाता है। एक इस तरीके का प्रश्न आएगा। एक तरीका ये है इसके प्रश्न का कि वो आपके सामने एक शब्द देगा, यानी पहचान का सवाल। किसका? कि बच्चे को, छात्र को समास को पहचानना आता है या नहीं आता। तो वो एक शब्द दे देगा, ऐसे पूछेगा कि ये गोदान, बोले गोदान शब्द में कौन सा समास है। अब वो समास के कितने प्रकार होते हैं इस पे भी कन्फ्यूज़न है, 4 होते हैं या 6 होते हैं। हमेशा छात्र इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि 4 करें या 6 करें, ये भी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। तो ये गोदान शब्द में कौन सा समास है, सीधे सीधे पूछ लिया। अब इसमें समस्या कहाँ आती है? एक तो आती है बहुव्रीहि समास में, और एक दूसरा है तत्पुरुष। अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न किस प्रकार का है? क्योंकि परीक्षक जो होता है, यानी कि जो पेपर बनाने वाले जो होते हैं, वो पूरा नहीं लिखते, वो सिंपल एक शब्द दे देंगे गोदान। तो इसमें समास के लिए आपको थोड़ा सामान्य ज्ञान की जानकारी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि गोदान क्या है? गोदान का मतलब गौ का दान भी होता है, गौ मतलब गाय का दान, ठीक है। तो गौ का दान भी होता है। एक गोदान उपन्यास भी है, किसका? मुंशी प्रेमचंद का। ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास भी है गोदान। अब दोनों ही समास, दोनों ही विकल्प सही है। अगर इसमें उपन्यास माना जाए गोदान को, जब तो आंसर आएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर इसका सामान्य रूप से इसका विग्रह करेंगे तो गोदान का मतलब होता है गाय का दान या गौ का दान, तब आएगा तत्पुरुष। और का के की कौन से तत्पुरुष में आते हैं? ये संबंध तत्पुरुष की पहचान है। का के की रारे री संबंध बताते हैं। तो दोनों ही सही हैं। अगर विकल्प में दोनों आ जाएं तो कौन सा करेंगे, यहां हमेशा हम कंफ्यूजन में रहते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जहां जिन शब्दों में जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, या कहें कि जो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है गोदान, क्योंकि उपन्यास के रूप में गोदान ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, इसलिए यहाँ पर हम बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे। अगर वो दोनों में से ऐसे पूछता है कि गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जब तो पता ही चल गया कि बहुव्रीहि समास है। लेकिन अगर वो सिंपल भी देता है तो भी हमको बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी है। तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष हम तब करेंगे जब ये बहुव्रीहि विकल्प में हो ही ना, यानी बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो हम तत्पुरुष, या अगर इसका भेद स्पष्ट रूप से वो दे दे संबंध तत्पुरुष, तो हम इसमें संबंध तत्पुरुष करेंगे। इसलिए एक पहचान का सवाल पूछता है। एक इस प्रकार का सवाल देता है वो आपसे समास में कि 4 ऑप्शन लिखेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी यहां तो वो सामासिक शब्द लिखेगा जैसे यथाशक्ति, और इसका विग्रह लिख देगा इसके सामने। यहां कोई शब्द लिख दिया जैसे मंत्री परिषद, और इसका विकल्प लिख दिया जैसे यथाशक्ति का लिखो शक्ति के अनुसार। मंत्री परिषद का अगर वो लिख देगा, मान लो एक शब्द यहाँ पे ये भी लिख लो राजपुत्र, यहाँ पे लिखो मंत्रियों के लिए परिषद, और एक लिखो आप
जैसे कोई भी विकल्प, कोई भी सवाल देगा वो, मैं लिख रहा हूं घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो आपको गलत विकल्प को छांटना है। इसका मतलब आपको सामासिक शब्द की जानकारी और उसके विग्रह के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि देखो ये तो सारे क्या है, ये तो है सामासिक पद, यानी समास की प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए सामासिक पद हैं, इनको समस्त पद भी कहा जाता है। और ये इनके सामने लिखे हुए हैं, ये इनके समास विग्रह। अभी हम चर्चा करेंगे कि समास क्या हो, सामासिक पद क्या होता है, समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। पर पहले सवाल का पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के वो परीक्षा में सवाल पूछता है। अब इसमें पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है या कौन सा विकल्प सही है। तो जब तक आपको इनके समास विग्रह की जानकारी नहीं होगी तो यहाँ पे समस्या आएगी। अब देखिए यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। अगर हाँ, इसमें ये भी पूछ सकता है इन चारों को देख करके कि इनमें कौन कौन सा समास है, ठीक है, या इनके विकल्प के सामने वो इनको ना लिख करके समास का नाम लिख दे और पूछे एक के सामने गलत लिख दे, तीन के सामने सही लिख दे और पूछ ले कि कौन सा विकल्प गलत है। पहले हम ये वाला देख लेते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। अब शक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, अभी अपन पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें देखो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव। कैसे है ये अभी चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद शब्द में कौन सा समास है। अब पहले पूछ रहा है गलत, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला विकल्प गलत है। इसमें गलत क्यों है? मंत्री परिषद का मतलब होता है मंत्रियों की परिषद, वो मंत्रियों के लिए, इसमें लिख रहा है मंत्रियों के लिए, वो मंत्रियों के लिए नहीं होती है परिषद, वो तो कानून बनाने के लिए होती है, लेकिन इसमें मंत्रियों की परिषद होता है, मंत्रियों के लिए नहीं होता है। इसलिए ये विकल्प तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। हालांकि इस शब्द में मंत्रियों की जो होता है ये, तो इसमें समास कौन सा होता? काके की संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहां भी वही संबंध तत्पुरुष। और ये घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये पर किस में आता है? ये भी तत्पुरुष का ही एक भेद है, अधिकरण तत्पुरुष। पढ़ेंगे हम, इसकी चर्चा करेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको कि ये जो विग्रह वाला जो सवाल है वो तत्पुरुष के भेदों में से ही पूछा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, कंफ्यूजन वहीं होता है विग्रह का, वहीं पूछा जाता है ये सवाल कि कौन सा वाला विकल्प सही है। बाकी समासों में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। इसलिए अब इसमें पूछा कौन सा विकल्प गलत है, तो मंत्रियों के लिए परिषद ना होकर मंत्रियों की परिषद होता है, इसलिए मंत्री परिषद हो गया। अब वो हो सकता है ऐसे भी दे दे, ऐसे करके कि कौन सा विकल्प गलत है, और यहाँ किसी भी एक समास में यहाँ पर तत्पुरुष के बजाय वो राजपुत्र के सामने कर्मधारय लिख दे, तो भी पूछ सकता है आपसे कि इसमें कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से सामासिक शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव ओके, मंत्री परिषद संबंध तत्पुरुष ओके, राजपुत्र में कर्मधारय नहीं है भाई, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। घुड़सवार में अधिकरण तत्पुरुष है, ये ओके। तो आपको सामासिक शब्द में पहचानना जरूरी है कि किस प्रकार से हम उसको पहचाने कि इस वाले सामासिक पद में कौन सा समास है। आज हमारी क्लास उसी पर है। पहले हम थोड़ा सा समास के बारे में सामान्य जानकारी करेंगे कि समास से किस प्रकार के सवाल आते हैं और कैसे कैसे इसको पढ़ा जाता है। देखिए जरा, अब जैसे समास का शाब्दिक अर्थ, यहीं से प्रश्न पूछ लेगा वो कि समास का शाब्दिक अर्थ नहीं है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना या विस्तार करना, और एक दे देगा उसमें कि जैसे विस्तार करना दे दिया, गलत हो गया, जबकि हमें पता है कि समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि भाषा को इस प्रकार से छोटा करना कि भाषा में चमत्कारिकता बनी रहे, भाषा का चमत्कार बना रहे, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मंत्री परिषद में हो गया मंत्रियों के लिए परिषद, नहीं मंत्रियों की परिषद, इस तरह होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। समास दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस। अब देखिए यहां सम शब्द का अर्थ क्या है? सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, ठीक है। एक अर्थ होता है ठीक तरह से, ठीक है। सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक रूप से या ठीक तरह से। इसका एक अर्थ होता है पास, ठीक है। आस का अर्थ क्या होता है?
बैठना या बिठाना। अब देखिए, तो इस समास का एक शब्द में अर्थ, समास का अर्थ हो गया कि सही तरीके से पास बिठाना, यानी कि दो शब्दों को इस प्रकार से पास पास लाना कि भाषा का चमत्कार बना रहे और शब्द का अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। इसलिए अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें कि समास की परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो इसकी परिभाषा, अब देखिए कई बार एक परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से पद में सामासिक शब्द नहीं है, कौन सा पद सामासिक शब्द नहीं है। उसने कई सारे शब्द दिए थे, 4। देखिए उसमें जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको, जैसे यथाशक्ति अभी लिखा ही था, वीर वाला, त्रिभुज और शारीरिक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन चारों में से, चारों पदों में से कौन सा पद सामासिक शब्द नहीं है या सामासिक पद नहीं है, यानी कि कौन सा पद समास की प्रक्रिया से नहीं बना है, तो आप पहचान सकते हैं क्या? देखिए यथाशक्ति में 2, अब क्योंकि हम परिभाषा जब पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा। वीर वाला, वीर और वाला 2 शब्दों से मिलकर के बनाए, त्रिभुज त्रि और भुजा 2 शब्दों से मिलकर के बनाए। ये जो शारीरिक शब्द है ये इसका आंसर है, क्योंकि इसमें शरीर प्लस इक, शरीर प्लस, अब इक होने शब्द नहीं है, ये प्रत्यय वाली संधि से बना शब्द जरूर है, पर ये शारीरिक कोई सामासिक शब्द या पद नहीं है। कई बार हम जैसे राम बाजार जाता है तो उसमें राम और बाजार 2 शब्दों को जोड़ करके राम बाजार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसका मतलब परिभाषा ये कहती है कि 2 परस्पर संबंध बताने वाले, यानी परस्पर संबंध बताने वाले 2 या 2 से अधिक, परस्पर संबंध बताने वाले 2 या 2 से अधिक पदों, कोष्टक में शब्दों लिख रहा हूं मैं, एक ही बात है, परस्पर संबंध बताने वाले 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों के मध्य के विभक्ति चिन्हों, योजक शब्दों, परस्पर संबंध बताने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मध्य के, अब इनके 2 या 2 से पद, जैसे अभी अपन ने बात की वीर और बाला, यथा और शक्ति, सब में 2-2 पद है। तो इन परस्पर संबंध, इंपॉर्टेंट है ये परस्पर संबंध, हम हर किसी 2 शब्दों को नहीं जोड़ सकते, वो दोनों का आपस में संबंध तय होना चाहिए। यानी परस्पर संबंध बताने वाले 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों के मध्य के विभक्ति चिन्हों, योजक चिन्हों या गौण पदों, कई ऐसे भी पद होते हैं जो कम महत्व के होते हैं लेकिन उनके बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, विभक्ति चिन्हों, योजक शब्दों या गौण पदों, उनके मध्य के गौण पदों का लोप कर पास पास लाकर दो या 2 से अधिक शब्दों के मध्य के विभक्ति चिन्हों या योजकों या कहें कि गौण पदों को पास पास लाकर बनाया जाने वाला, क्या बनाया जाने वाला यौगिक, इंपॉर्टेंट है, यौगिक पद या शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। इसको या तो सामासिक पद भी कह सकते हैं, समस्त पद भी कह सकते हैं, ठीक है, समास पद भी कह सकते हैं। ठीक है, पास पास लाकर बनाया जाने वाला यौगिक पद क्या होता है? सामासिक पद, समस्त पद या समास पद कहलाता है। तथा
सामासिक पद बनाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। देखिए अब आपको थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा इसमें। अब कई बार क्या होता है कि अपन सीधे कह देते हैं समास क्या है कि दो या दो से अधिक पदों को पास पास लाकर बनाया जाने वाला शब्द समास कहलाता है। नहीं, समास एक प्रक्रिया का नाम है। जैसे इसके सामने संक्षिप्तीकरण लग रहा है, समास का मतलब एक प्रक्रिया है। करण यानी करना, यानी सामासिक पद को करने या बनाने की प्रक्रिया तो कहलाती है समास, और उस जो शब्द बनता है उस प्रक्रिया से वो शब्द कहलाता है सामासिक पद। हो सकता है इस तरह का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए। अब जैसे ये पूछ ही लिया कि सामासिक पद कौन सा है इसमें, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द पदों के मध्य के योजक चिन्हों। अब देखिए शरीर और इक में क्या क्या योजक, इनके मध्य के कोई योजक चिन्ह है ही नहीं। कोई शरीर और इक के मध्य के कोई योजक चिन्ह नहीं है, जबकि इन सब के मध्य के योजक चिन्ह है। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, तो के अनुसार के लिए नया शब्द ये अव्यय शब्द दे दिया, यथा अव्ययी भाव समास हो गया। वीर वाला, वीर है जो वाला, वीर क्या है? वीरता विशेषण है, वाला की विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास है। तो वीर है जो वाला, तो गौण पदों योजक चिन्हों को हटा दिया, दो शब्द महत्वपूर्ण पदों को जोड़ दिया। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह हो गया ना, बीच में समूह शब्द को हटा दिया, त्रिभुज बन गए। शारीरिक में, शरीरिक में क्या हटाएंगे, क्या जोड़ेंगे? इसका मतलब यहां पर समास नहीं है, यानी कि ये शारीरिक जो शब्द है वो सामासिक पद नहीं है, बाकी ये तीनों सामासिक पद हैं। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि परस्पर संबंध बताने वाले दो या दो से अधिक पदों शब्दों के मध्य के विभक्ति चिन्हों, योजक चिन्हों, गौण पदों के को लोप का लोप कर पास पास लाकर बनाया जाने वाला यौगिक शब्द सामासिक पद, समस्त पद या समास पद कहलाता है। और सामासिक पद बनाने की यह प्रक्रिया, यानी समास क्या है? एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया समास कहलाती है। आप इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। देखिए अब ये तो हो गई समास की परिभाषा। अब ये वो शब्दावली है जो आपको याद तो रखनी है, समझनी भी है, क्योंकि एग्जामिनर का क्या क्राइटेरिया रहता है इस प्रश्न पूछने का कोई पता नहीं है। आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी वो प्रश्न पूछ ले। अब समास विग्रह शब्द बार बार आएगा आपके सामने, तो जरा समास विग्रह को भी हम समझ लें कि समास विग्रह क्या होता है। अभी हमने समास बनाना सीखा था, पूरे पदों के लुप्त चिन्हों को हटा दिया, बीच के यानी जो गौण पद थे, योजक चिन्ह थे या जो विभक्ति चिन्ह थे उनको हटा करके हमने सामासिक पद बनाया। लेकिन अगर समास विग्रह की अगर कोई बात करे तो इसका सीधा सीधा है कि सामासिक पद के मध्य के उन सभी विभक्ति चिन्हों या लुप्त पदों को पुनः जोड़ देना या पुनः ले आना समास की प्रक्रिया, यानी समास ये कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का मतलब बड़ा करना है, हमें जो संक्षिप्त किया था उसको हमें अब विस्तार से लिखना है। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे हम कि सामासिक पद के, सामासिक पद जैसे कोई भी पद ले लो आप, यथाशक्ति ले लो या कोई भी, सामासिक पद के उन विभक्ति चिन्हों या लुप्त पदों को पुनः ले आना, जिनका समास की प्रक्रिया में लोप किया गया था। देखिए समास विग्रह क्या होता है, ये समास का विलोम नहीं है। समास का विलोम हमने क्या देखा था कि समास का विलोम तो है व्यास, ठीक है, व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, लेकिन विग्रह चीज अलग है, इसका विलोम नहीं लिखेंगे अपन। ये
यहाँ इतना ही समझना है कि समास में तो संक्षिप्त करते हैं चीज़ों को और विग्रह में उनको एज इट इज़ दोबारा से पुनः उन शब्दों को जो हमने लोप किया था, जिन विभक्ति चिन्हों, योजक चिन्हों या गौण पदों को हमने हटाया था, उनको दोबारा एज इट इज़ लेके आ जाओ आप। जैसे सामासिक पद के उन विभक्ति चिन्हों, लुप्त पदों को पुनः ले आना जिनका समास की प्रक्रिया, जो हमने समास की प्रक्रिया से क्या बनाया था, सामासिक पद बनाया था, सामासिक पद बनाया। क्या सामासिक पद था? जैसे वीर वाला ले लो, ये सामासिक पद है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सामासिक पद के उन विभक्ति चिन्ह या लुप्त पदों को पुनः अब ले आओ जो छुपे हुए हैं इसके अंदर, इस बीच में वीर वाला में, वीर है जो वाला, तो वीर है जो बाला, बाला यानी स्त्री, तो ये जो लुप्त पद कौन सा था इसमें, है जो, ठीक है। वीर है जो बाला, तो है जो वाला जो शब्द, ये तो हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ठीक है। समास में दो पद तो जरूरी है ही, दो से ज्यादा पद भी हो सकते हैं, जैसे तन मन धन, तन मन और धन, तन और मन और धन, तन मन धन, ठीक है। इस तरह वीर है जो बाला में वीर है जो बाला, तो ये जो है जो शब्द है ये क्या है, इसका लुप्त पद, ये हमने लोप किया था, तो इसको एज इट इज दोबारा ले आओ। अगर आप गलत कुछ शब्द ले आए, जो लुप्त तो कुछ और किया था, कुछ और ले आए, तो वो समास विग्रह सही नहीं माना जाएगा। जैसे आपने मंत्री परिषद में मंत्रियों के लिए परिषद शब्द बनाया, लेकिन वो के लिए तो लुप्त तो हमने किया, मंत्रियों की परिषद की लुप्त किया, और आप ले आए के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह ये समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब कई बार समस्या आती है संधि और समास में थोड़ा अंतर की, कि संधि और समास में मुख्य अंतर क्या है। तो जरा हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। संधि, एक तरफ मैं संधि लिख देता हूँ, एक तरफ समास। हम संधि भी हमने पढ़ी है, समास हम पढ़ रहे हैं, कई बार आपने पढ़ा भी है। संधि का मतलब होता है कि वर्ण परिवर्तन या वर्ण विकार के फलस्वरूप जो शब्द बनता है, यानी कि जब हम दो शब्दों को पास पास लाते हैं, जैसे देखिए लंबा प्लस उदर, ठीक है। अब यहाँ आ और ऊ के मध्य में संधि है, शब्द बन जाएगा लंबोदर, ओ बन गया। कौन सी संधि है यहाँ, ये गुण संधि है, स्वर संधि पढ़ी है हमने, गुण स्वर संधि है इसमें। समास क्या होता है, संधि में तो वर्ण परिवर्तन, यहाँ पे देखिए आ और ऊ, ये दो वर्ण थे, दोनों मिलकर के क्या बन गया, आ और ऊ से ओ बन गया, वर्ण विकार हुआ। इसका मतलब संधि में तो विकार होना अनिवार्य है, विकार अनिवार्य, अगर विकार नहीं है तो संधि भी नहीं होगी, पहली शर्त। यहां समास में विकार अनिवार्य नहीं है, बिना विकार के भी सामासिक पद बनेगा, विकार अनिवार्य नहीं। जैसे एक शब्द देखिए आप, कोई भी शब्द, जैसे हमने अभी वो शब्द बनाया यथा और शक्ति, दो शब्दों को पास पास लाए, क्या बन गया, कोई संधि की जरूरत ही नहीं है, शब्द बन गया यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, अर्थ समास विग्रह अलग होगा, पर दो शब्द बन गए यथा शक्ति। हम अगर उपकार शब्द भी लाएंगे तो उप और कार मिला करके उपकार बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तोड़ेंगे तो बिल्कुल यही शब्द निकलेगा, उपधनकार, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, अनुचर, ठीक है, इस तरह ये शब्द निकल जाएंगे। तो यहाँ पर विकार होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन संधि वाले शब्द भी, अब लंबोदर को यहाँ पे लिखा जा सकता है, यानी लंबोदर में समास भी है। इसका मतलब ये हुआ कि समास के अंदर संधि भी हो सकती है प्लस संयोग भी हो सकता है, दोनों संधि और संयोग दोनों हो सकते हैं। पहली चीज और मुख्य चीज यही है इसमें कि संधि में तो विकार या वर्ण परिवर्तन होना जरूरी है, जबकि समास में संधि तो हो सकती है, लेकिन बिना संधि के, यानी जहाँ संयोग हो रहा है वहां भी सामासिक शब्द बन सकता है। ये ध्वनि स्तर की दूसरी शर्त है इसकी, कि ये तो ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है, ये तो ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है, तो इससे भी नए शब्द बनते हैं, लेकिन इसमें ध्वनि और वर्ण परिवर्तन होगा, और यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो शब्द
स्तर की प्रक्रिया। यहाँ पर शब्द पास पास आएंगे, विकार हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और इसमें मुख्य चीज़ ये है कि संधि मुख्य रूप से, ये जो संधि के नियम हैं वो तत्सम शब्दों पर लागू होते हैं, जबकि समास में तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव और विदेशी शब्द पर भी ये नियम लागू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये सामासिक शब्द और संधि और समास में मुख्य रूप से अंतर यही है कि संधि में तो वर्ण परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन समास में वर्ण परिवर्तन ना होने पर भी सामासिक शब्द बन सकता है। अब बात आती है समास के भेदों की, जो कि मुख्य बिंदु है। बहुत सी किताबें और बहुत सी वीडियो क्लासेस में हमें परेशानी होती है, पर आरपीएससी इत्यादि जो भी परीक्षा लेते हैं इस तरह की, जिनमें हिंदी पूछी जाती है, अगर वहाँ के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। बात आती है समास के भेदों की। समास के भेद, अब देखिए सीधे सीधे कई समस्या कहाँ आती है, कई बार तो 4 भेद माने जाते हैं और 6। सबसे बड़ी समस्या जो, वैसे तो 106 तक समास के भेद हैं, पर मुख्य समस्या जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है वो समस्या आती है 4 और 6 भेदों की, ठीक है। यानी समास के भेद 4 माने या 6 माने, तो हमें ये प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से तय करना है कि समास के भेद कितने माने जाएंगे। देखिए समास के भेद, अगर अपन पदों की प्रधानता, क्योंकि जब संस्कृत व्याकरण बनी थी, या कहें कि संस्कृत का जब प्रारंभ हुआ था, तो पाणिनि ने अपनी व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी में मुख्य रूप से 4 भेद माने थे समास के। तो पदों की प्रधानता या पदीय गुणधर्म के आधार पर, यानी पदों की प्रधानता और पदीय गुणधर्म के आधार, पदों के भेद के आधार पर समास के कितने भेद माने। पहला अव्ययी भाव समास, यहां पे मैं लिख देता हूं 4 भेद, ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। पद की प्रधानता या पदीय गुणधर्म के आधार पर समास के भेद कितने हैं, तो पहला तो है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। बिल्कुल अगर प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समासों की संख्या, तो आंख बंद करके 4 करना है, क्योंकि प्रारंभ से जितनी भी किताबें चली आ रही हैं और अभी भी कई अच्छी किताबों में ये पदों की प्रधानता के आधार पर ही समास के भेदों को बताया गया है। समास के 4 भेद माने गए, लेकिन क्योंकि हिंदी में अब वो पदों की प्रधानता वाला कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि समास, इतने सारे सामासिक शब्द हो गए, इतने सारे यौगिक शब्द बन चुके हैं कि वो पदों की प्रधानता वाला जो आधार है वो छूट जाता है। अगर अपन पदों की प्रधानता को देखकर समास का भेद बताएंगे तो वो उत्तर ही गलत हो जाएगा। इसलिए प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि सामान्य रूप से समास के भेद कितने हैं, तब हम आंसर करेंगे 6। और अगर लिख के वो दे देता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद या पदीय गुणधर्म के आधार पर समास के भेद, तो 4 करने, अन्यथा 6 ही करने हैं। अब देखिए अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमें ये पता भी है कि प्रथम पद द्वितीय पद, प्रश्न भी पूछ लेते हैं यहाँ से। इसमें इसको दोनों पद अप्रधान कर दो, या तो दोनों पद गौण भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीसरा
पद और कोष्टक में अर्थ भी लिख सकते हैं। यानी कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहता, इसलिए इसको दोनों पद को अप्रधान या गौण लिख सकते हैं। दोनों पद अप्रधान रहते हैं इसलिए अन्य पद प्रधान, अन्य यानी तीसरा, और या फिर तीसरा पद या अर्थ प्रधान, यानी कि ये अर्थ की विशिष्टता के आधार पर बनने वाला समास है। ठीक है, अब देखो प्रथम पद अव्ययी भाव में प्रधान हो गया। अब प्रधानता का मतलब ये होता है कि जब दो शब्द पास पास आएंगे, दो पद पास पास आएंगे, तो उस शब्द का जो लिंग वचन कारक काल पुरुष है वो किस हिसाब से काम करेगा। यहाँ प्रथम पद के हिसाब से काम करेगा, यहाँ दूसरे पद के हिसाब से काम करेगा, यहाँ दोनों ही पद प्रधान रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यानी दोनों पद का अर्थ ही निकल जाएगा और तीसरा ही अर्थ प्रधान रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो जिन दो समासों को यहाँ पर छोड़ दिया है वो तत्पुरुष समास में जगह मिली उनको, कारण विशेषताएं दोनों की अलग अलग हैं, पर क्योंकि अगर पद की प्रधानता के आधार पर अपन देखें तो इसको अपन चौथा और इसको पांचवा नंबर दे सकते हैं। तो इसको तो कहेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय, इसको कर्मधारय तत्पुरुष भी कई बार बोल दिया जाता है, और इसको कहेंगे द्विगु समास या द्विगु तत्पुरुष। पर क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो ये तत्पुरुष लिखा हुआ नहीं आता है, जनरली कर्मधारय और द्विगु समास ऐसे ही लिखा आता है, तो आपको यहाँ सिर्फ कर्मधारय और द्विगु में इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है, लेकिन कर्मधारय और द्विगु समास की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, और उन्हीं विशेषताओं के कारण ये समास इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि ये तत्पुरुष समास की सीमा से निकल करके और बाहर चले गए हैं। इसलिए इनको सामान्य रूप से अलग से जब 6 समासों की बात आती है तो उनमें बहुत महत्वपूर्ण समासों में इनका जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो समास के भेदों में हम 4 और 6 का कन्फ्यूजन दूर हो गया। यहाँ पे परीक्षा में अगर वो बोलता है कि कौन सा, मतलब इसमें पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने हैं, तो हम बताएंगे 4, और अगर वो बोलता है समास के भेद कितने और पद की प्रधानता नहीं बताए तो हम लिखेंगे 6। ठीक है, ये चीज़ देख लेना, आप सोच लेना एक बार, यही परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, आगे की जो क्लास है हम वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ये सामान्य प्रश्न जो समास के शब्दों से पूछे जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ से किस प्रकार के वो और प्रश्न पूछ सकता है। जैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो आंख बंद करके आंसर आ जाएगा अव्ययी भाव समास में। कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में होता है। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु इन तीनों के साथ कोई भी जोड़ सकता है, तो प्रथम पद अव्ययी भाव जरूर होगा उसमें। पूछ ले कि दोनों पद कौन से समास में प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में रहते हैं। पूछे कि कौन से समास में दोनों पद गौण रहते हैं, तो बहुब्रीहि समास में होते हैं। अगली क्लास में हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 6 समासों का। तब तक के लिए धन्यवाद।